स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम टॉपिक वाइज न्यू सीरीज़ का आज टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं और हमारा इस टॉपिक का नाम है उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेलीग्राम में जो है इंडेक्स मैंने भेज दिया है, उसी को मैं फॉलो करूँगा और इसमें टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस जो है कवर करवाऊँगा। वो सारा कुछ उसका PDF मैं सेंड कर चुका हूँ, उसी के अनुसार इसमें जो जो टॉपिक दिया गया है उसको कवर मैं कर रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसका जो प्रश्न होगा उसका विथ संपूर्ण एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करवाएंगे उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसका जो एक्सप्लेनेशन है खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 2। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों संबंधी अध्याय में की गई है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये बोरा भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट आइए तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो यहाँ पे जो इसका तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति रियलिटी जो थी वो भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर में। चौथा बोरा संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो चौथा का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया के नाम से संविधान में। ठीक है, भारत तथा इंडिया के नाम से। और यह जो किया गया है यह अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी कि लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट आइए पांचवा नंबर में। पांचवा बोरा भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने। देखिए जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है। वहीं पे केसी हिलर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्ध परिसंघीय है, यानी कि कोसाई फेडरल संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में, 6 नंबर में। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है।
तो 6 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। तो देखिए, एक बार यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का मूल स्रोत क्या है, तो उसमें था कि भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, और बहुत सारा कुछ था, उसमें था भारत की जनता, तो बहुत सारे लोग 1935 मार दिए थे, जो कि वो गलत है। संविधान का जो मूल स्रोत है वो भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। तो ये यहाँ पे तथ्यात्मक कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। इसमें जितने भी टॉपिक वाइज मैं टेस्ट करवाऊंगा वो सारे एग्जाम के लिए सामान्य रूप से उपयोगी हैं और एक विथ एक्सप्लेनेशन के साथ जो है तो बहुत ये महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं था, ठीक है। 7वां का इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अखंडता, ठीक है। अखंडता जो था वो सम्मिलित नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर और अखंडता इंटीग्रिटी शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन पूछा था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द हैं वो केवें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो इस तरह से करके इसका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और इसके अधीन इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। इस संशोधन से 2 नए अध्याय 4 का, 14 का और 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया तथा 52वें अनुच्छेदों में इसका संशोधन किया गया और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। 8वां आइए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो किस रूप में यह सिद्धांत जाना जाता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता। इसका मतलब यही है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिज्म के नाम से जाना जाता है और इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 बोल रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो 9 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। एक सवाल ये बताइए कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर है या नहीं है, या फिर दोनों समान है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका डिटेल, ठीक है, कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर है या फिर दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 10वां नंबर में। 10वां बोरा, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है, यानी कि शामिल नहीं है। तो 10वां का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए यहां पे डिटेल देख लीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है।
तो यहाँ पे आप लोग तुरंत कंफ्यूज हो जाइएगा कि अरे संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है। तो अरे नहीं, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता तो है ही संविधान में, प्रस्तावना में। तो आप लोग तुरंत बोलिए कि नहीं सर क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्वतंत्रता लिखा गया है। यही अगर न्याय लिखा रहता तो ये संविधान की उद्देशिका में ये शामिल है, आर्थिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं, 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, जबकि आर्थिक न्याय जो है वो संविधान की उद्देशिका में शामिल है। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में। 11 बोरा निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद। यहाँ पे इसका डिटेल देख लेते हैं। वर्ष 1960 में बेरूबारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उस समय 1960 के दशक में सुप्रीम कोर्ट उस समय बोला कि बेरूबारी संघ के केस में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी फैसले को 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघ के मामले में इसको बदल दिया गया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किए बिना ही संशोधन कर सकती है। भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 ईस्वी में, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम मामले 1995 ईस्वी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ये कुछ केस स्टडीज हैं। नेक्स्ट आइए 12 नंबर। 12 नंबर बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। तो इसका सभी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। तो ये करके उद्देशिका से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे विगत एग्जामों में, प्रश्न और एक्सप्लेनेशन में उसका कंप्लीट करवा दिया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो अगला जो तीसरा नंबर चैप्टर है वो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।